नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी सितंबर के महीने में 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो पैट का एग्ज़ाम होने वाला है ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इसकी वैलिडिटी 3 साल की रहने वाली है। 3 साल के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है वो इसी पैट के थ्रू आएंगी, इसीलिए ये पैट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो लेखपाल की वैकेंसी इसके अधीन है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग 10,000 वैकेंसी आने वाली है। दूसरा, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और जो है आपका लोअर पीसीएस, जो काफ़ी समय से हुआ नहीं, काफ़ी बच्चों को इंतजार है। तो ये जो अहम एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सब यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू ही आएगा। और इन एग्ज़ाम में आप तभी बैठ पाएंगे जब आप पैट के पेपर में अपनी परसेंटाइल बेहतर बना गए। यदि पैट के पेपर में आपकी परसेंटाइल डाउन है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पैट के पेपर का और इन पेपर की तैयारी करने का, ठीक है। क्योंकि इन पेपर के अंदर आप तभी जो है बैठ पाएंगे यदि आपने जो है पैट के अंदर अपना स्कोर अच्छा किया है। अब पैट पे हम स्कोर अच्छा कैसे करें, तो अभी हम कुछ क्लास लेकर आए हैं। जैसे कि आज हमारी पहली क्लास है जिसे हम बोल रहे हैं नोबल प्राइज़ की क्लास। तो 2024 में जो नोबल प्राइज़ दिए गए हैं वो किस किस को मिले। अब 2024 में मिले हैं तो नोबल प्राइज़ की हम पहली भी हिस्ट्री जानकर रखेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। दूसरा है, एक हम स्कोर और बेहतर कैसे करेंगे। देखो, स्कोर कितना बेहतर जाएगा हमारा, कितना मेरिट अभी तो बच्चे के माइंड में ये डिपेंड चल रहा है कि भाई क्या मेरिट कितनी जा सकती है। मेरिट का नहीं है भाई। मेरिट क्यों है? क्योंकि पेपर जो है पेपर बताता है कि मेरिट कितनी जाएगी। पेपर हार्ड आएगा तो मेरिट डाउन जाएगी, पेपर आसान आएगा तो मेरिट हाई चली जाएगी। किसी भी वैकेंसी में पेपर होने से पहले कोई नहीं बता सकता कि भाई मेरिट कितनी जाने वाली है, ठीक है। बस हमारा है कि हम 100% अपना देकर आएंगे पेपर हॉल, एग्जाम हॉल के अंदर और वहीं से हमें अपनी मेरिट को बना कर रखना है। दूसरा है, तो ये जो हमारी जो पैट की वैकेंसी है इसी में बेहतर स्कोर बनाने के लिए, जैसे भारत हो गया, भारत के पड़ोसी देश हो गए, उनके बारे में भी हमारी जहाँ भी जानकारी होनी चाहिए, देश की राजधानियाँ, करेंसियाँ, ठीक है। 5 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स भी आएगी, 5 नंबर का आपका नेशनल मूवमेंट भी आएगा। बाकी तो सारा पाठ्यक्रम आपको पता ही है कि पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है छोटी सी क्लास है जिसे हम नोबल प्राइज़ के नाम से हमें नोबल जो प्राइज़ दिया जाता है, जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है, ये कैसे, कब और किसके द्वारा दिया जाता है ये हमें जानने की आवश्यकता है। यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो नोबल पुरस्कार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोबल पुरस्कार कितने उसमें दिया जाता है। देखो, ध्यान रखिए, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? भौतिकी क्षेत्र है, रसायन विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, ठीक है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र। और सवाल ये है कि क्या इन 6 के 6 में ये जो नोबल प्राइज़ है, ये जो 6 विभाग में जो दिया जा रहा है, 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है, क्या पहले से ही 6 क्षेत्र में दिया जा रहा था या फिर अंतिम रूप से भी किसी को इसमें शामिल किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र के लिए जो नोबल पुरस्कार दिया जा रहा है ये 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। बाकी के जो नोबल प्राइज है, जो अन्य 5 नोबल प्राइज है, वो 1901 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र का है वो 1968 से और जो बाकी के हैं वो कब से, 1901 से दिए जा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें कि आपसे पेपर में ये पूछेगा कि भाई ये बताइए कि नोबल पुरस्कार देता कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो नोबल पुरस्कार प्रदान करता जो देश है वो कौन है? स्वीडन है, जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, ठीक है। नोबल पुरस्कार प्रदान कौन करता है? स्वीडन है। देखो, 2 कंट्री करती है, एक स्वीडन है, एक नॉर्वे, अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो स्वीडन है वो 5 क्षेत्र में, नॉर्वे है जो 1 क्षेत्र में प्रयोग करती है, ठीक है, प्रदान करती है। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। दूसरा है, नोबल पुरस्कार प्रत्येक कब दिए जाते हैं, ये भी आपको डेट याद रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और किसके सम्मान में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबल के सम्मान में ये दिए जाते हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है। नोबल पुरस्कार 10 दिसंबर को ही प्रदान किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है, जो शांति का जो नोबल पुरस्कार है ये भी आपको याद रखना है। जो शांति का नोबल पुरस्कार है ये किसके द्वारा? नॉर्वे की संसद के द्वारा। मैंने भी आपको बताया ना, 2 कंट्री, एक स्वीडन और एक नॉर्वे। तो जो शांति का है वो किसके द्वारा? नॉर्वे की संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है।
दूसरा है ये जो नॉर्वे की जो संसद है ये भी कब प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर, कब 10 दिसंबर को ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है और 10 दिसंबर को ही अन्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। दूसरा है जो ये जो नॉर्वे की जो संसद है क्या है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति का गठन कब हुआ था, 1897 में हुआ था। 1897 ईस्वी में जो है इस समिति का गठन हो गया था, लेकिन ध्यान रखिए जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 1901 से दिए जा रहे हैं, जो स्टार्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रथम नोबेल जो शांति पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कौन है, जीन हेनरी डुनेट और फ्रेडरिक पेसी। ये नाम याद रखना है कि जो सबसे पहले जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, जीन हेनरी डुनेट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया है। और 1864 ईस्वी में ध्यान रखिए डुनेट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ध्यान रखना ये जो जीन हेनरी डुनेट हैं इन्होंने कब 1864 ईस्वी में किसकी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ये वही संस्था है जिसने विश्व युद्ध में अपनी सहभागिता निभाई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे लोगों की मदद। नोबेल पुरस्कार में सबसे बुजुर्ग प्राप्तकर्ता कौन है, यानी अब तक का सबसे वृद्ध व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है, जॉन बी गुडइनफ। किसके क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद सबसे कम उम्र की यदि हम बात करते हैं, सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, मलाला यूसुफजई को मिला है। और कौन से क्षेत्र में मिला है, शांति के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा उम्र में किसको मिला है, सबसे कम उम्र में किसको मिला है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि पहले भारतीय बताइए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, यानी पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप सभी जानते हैं कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ध्यान रखेंगे। और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1913 ईस्वी में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है। किसके लिए मिला इन्हें, गीतांजलि के लिए मिला है, आपको याद रखना है। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, ध्यान रखेंगे, पहले एशियाई व्यक्ति कौन है, सीवी रमन, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था, 1930 में। और कौन से क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। कभी कभी आपसे क्षेत्र भी पूछ लेते हैं, तो आपको क्षेत्र भी याद रखना है कि भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए 1913 से यदि हम 2024 तक के सफर की बात करते हैं तो भारत में कुल कितने नोबेल प्राप्त किए हैं, सिर्फ भारतीय मूल के नागरिक की बात नहीं कर रहे, सिर्फ भारत। कितने हो गए, 9 कौन कौन हो गए, देखो सबसे पहले तो 1913 ईस्वी में किसको दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद देखो सीवी रमन को प्रदान किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। और कब, 1930 ईस्वी में। उसके बाद हरगोविंद खुराना को प्रदान किया गया है कब, जो है कौन से क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और कब, 1968 ईस्वी में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है, कब मिला है, 1979 में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखेंगे अमर्त्य सेन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब, 1998 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन है जिनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको, अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भारत के नागरिक हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल पुरस्कार को जो है प्राप्त किया है। आपको याद रखना है कौन से क्षेत्र में दिया गया है, कब दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं किसकी, कि भाई जो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, क्योंकि 2024 के नोबेल पुरस्कार आपसे जरूर पूछेगा, तो 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकुन को दिया गया है। दिया किसके लिए गया है, आपको क्षेत्र भी याद रखना है। इनको माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है, उसके लिए जो है इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो किसको मिला है, जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन जी को मिला है। और इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया है।
ठीक है। उसके बाद रसायन में यदि हम बात करते हैं तो रसायन में 3 व्यक्ति हैं, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, डेविड बेकर, डेनिस हर्शविट्ज और जॉन एम जम्पर। ठीक है, इन तीनों को जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम साहित्य की बात करते हैं तो हांगकांग को मिला है साहित्य के क्षेत्र में उनके काव्यात्मक गद्य के लिए और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद यदि हम शांति की बात करते हैं तो हिंडाक्यो को मिला है, जो कि जापानी है। हिंडाक्यो शांति के क्षेत्र में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको शांति का भी याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हम देख रहे हैं कि जैसी जो स्थिति पूरे विश्व के अंदर बनी हुई है, हर कोई देश आता है और ये कहता है कि भाई मेरे पास तो परमाणु हथियार है। ठीक है, तो धमकी देने की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको ये भी याद रखना है। यदि हम आर्थिक विज्ञान की बात करें, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है? तो किसको मिला है आर्थिक विज्ञान में? डैरोन एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन। इन तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है। संस्था किस प्रकार बढ़ती है और स्मृति को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखो ये आज के जो थे ये हमारे जो नोबेल पुरस्कार थे, किसको कौन से क्षेत्र में दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। इनको अच्छे बेहतर तरीके से याद करना, नोट करना। दूसरा है, देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई पैट का पेपर और पैट के पेपर में आपको क्या रखना है। पैट के पेपर में आपको देखो 20 नंबर की तो जो आपकी डीआई है वो आपको कंफर्म कर लीजिए, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो डीआई है 20 नंबर की। ठीक है, ये 20 नंबर की डीआई है। और मेरा मानना ये है कि जब आप पेपर हॉल के अंदर बैठो तो कम से कम 150-200 डीआई आप सोल्व करके जाए। ठीक है, तभी आप 20 में से 20 कर पाएंगे, क्योंकि 2023 का यदि आप पेपर देखोगे तो अच्छे से अच्छा बच्चा जो है 50 नहीं कूद पाया। 50 तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि 30-35 पे अटक गया बच्चा, अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाया। ठीक है, पेपर भी थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन चलो ये है कि उसके थ्रू कोई इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई नहीं है। बच्चों को लोअर पीसीएस का इंतजार था और वीडियो का इंतजार है और लेखपाल का इंतजार है। ये 3 सबसे बड़ी वैकेंसी हैं जो यूपी ट्रिपल पैट के थ्रू हैं। और देखो यदि बेरोजगारी का दौर तो है, यदि आपको बेरोजगार नहीं रहना है, रोजगार प्राप्त करना है, तो यहाँ आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि गुरुजी कि ये बताइए कि जैसे कि हम क्लास में भी कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि गुरुजी अब हम इन 10 दिन में कैसे स्कोर बढ़ाएं। 10 दिन में आपके पास कोई जादू तो है नहीं ना, गुरुजी के पास कोई जादू है कि 10 दिन में आप स्कोर बना लेंगे। 10 दिन में आप इतना कर सकते हैं कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी का बेहतर तरीके से रिवीजन करिए। और जब आप उसका बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो डीआई है, जो गद्यांश आपका आएगा, उसको भी बेहतर तरीके से करके आना है। दूसरा है करंट अफेयर्स। सबसे अहम मुद्दा होता है बच्चे के माइंड में करंट अफेयर, कहाँ से पढ़ें, कैसे। ठीक है, ये समस्या भी बहुत जल्दी मैं दूर करूंगा। ठीक है, एक मैं क्लास लेकर आऊँगा जिसमें करंट अफेयर्स के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, एक क्लास संगठन की है, संस्थाओं की है। उसके बाद देखो ये राजधानी वगैरह है, ये तो आप जो भी कोई किताब लेते हो, कोई भी किताब आप पढ़ते हो उसी में जाइए। और मैं क्लास में बच्चों को यही बताता हूँ कि राजधानी जो याद करने की, जिसे हम खुद से याद कर सकते हैं, यानी टीचर को बताने की आवश्यकता ही ना पड़े कि भाई आपको क्या करना है। बस आपको जो नॉर्मल से फैक्ट होते हैं जो सभी को लगभग पता होने चाहिए और जो हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हर किताब में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम कहते हैं कि जो है राजधानी और करेंसी। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से अपने स्कोर को अच्छा बनाइए। दूसरा है बच्चों, थोड़ा सा अभी क्लियरिटी की दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस परेशानी को, क्योंकि ये चीज़ हम भी देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम इसको बेहतर करेंगे। यदि आप सभी लोग साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे, तो मिलकर साथ चलेंगे और आप सबको सफलता दिलाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है ऑफलाइन में, बस सब ऑनलाइन का पड़ाव है। तो अभी हम देख भी रहे हैं कि चारों तरफ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई क्यों ना ऑनलाइन आया जाए। तो बस आप सभी बच्चों का सहयोग चाहिए, इतना ही है। दूसरा है देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के पास इसकी लिंक भी शेयर कर देना और सभी से इसको सब्सक्राइब कराना, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।